Hello, everyone, and good afternoon. Welcome to the very first class of revision. After long time, we are meeting. Okay, एग्जाम अच्छा गया. चलो, ये तो सबसे अच्छी बात है. देन इसी तरह से तुम लोग अच्छा करते रहो और भी. अभी गोइंग फॉरवर्ड तुम लोगों का सेकंड प्री बोर्ड भी स्टार्ट होगा ना जनवरी में. सो बिफोर दैट वी हैव अ प्लान ऑफ रिविजन. ओके, सो वी विल बी गोइंग थ्रू टॉपिक्स. देन इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन आज इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसको कवर करेंगे. ठीक है. सो मोस्टली वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस. आई विल बी गिविंग यू 1.5 मिनट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 22 और 23. ओके, सो मैं 1.5 मिनट दूंगी टाइम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. क्वेश्चंस आर लाइक कि कॉन्सेप्ट आता है तो यू विल बी एबल टू डू इट. सो लेट्स स्टार्ट. आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे? कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फ्लक्स, गॉसेस लॉ, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. डन. ये हम इसका फॉर्मूलाज देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट. सो कूलम्स लॉ में देखो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद क्या रखना है. सबसे पहले तो कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. यानी कि if we have 2 point charges q1 and q2 and they are at certain separation r, then Coulomb's law states that force acting between these two will be equal to how much? k q1 q2 by r square. Then ये हमने पढ़ा है. अब देखो यहाँ पे k टर्म जो है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 by r square. Done. So important thing here is this epsilon, this is permittivity. If these two charges, अगर ये दो चार्ज को आपने वैक्यूम में रखा है तो परमिटिविटी क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट हो जाता है. डन. एंड देयर इज अ टर्म रिलेटिव परमिटिविटी. डन. ये तुम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा रहेगा. और ये मैंने पढ़ाया है खुद भी, कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ाया था जब मैं डायलेक्ट्रिक पढ़ा रही थी तुम लोगों को. सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन लिखते हैं. ठीक है. एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम. एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बुलाते हैं. एंड दिस एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडिया. डन. सो अगर वैक्यूम मीडिया अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन आर 1 होगा और एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. अगर मीडिया मेरा वैक्यूम छोड़कर और भी कुछ है, लाइक ग्लास है, वाटर है, वॉट एवर इट इज, सो एप्सिलॉन आर का कुछ वैल्यू होगा अदर देन 1 एंड वी विल बी गेटिंग वैल्यू फॉर एप्सिलॉन. डन. सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द चार्जेस आर, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है और वो किस मीडिया में रखे हुए हैं. डन. और ये तो तुम लोग को पता होगा कि k का वैल्यू इफ इट इज केप्ट इन वैक्यूम इज 9 into 10 to the power 9. ठीक है. इसको ऐसा कुछ कांस्टेंट लेकर चलते हैं. डन. अब देखो कूलम्स लॉ में हमने क्या क्या देखा. कूलम्स लॉ में हमने देखा वट एवर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कैसे लगेगा. सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन नाउ. अब देखो फोर्स जो है तुम लोगों को पता है पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर चार्जेज होंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होगा, रिपल्सिव होगा. अगर ऑपोजिट चार्जेज है तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा. डन. सो दिस आर थिंग्स. अब चलो क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं. ठीक है. सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. I will suggest everyone to just take 1.5 मिनट और इस 1.5 मिनट में तुम्हें कोशिश करनी है और you will be able to solve it if you really try. चलो, वेलकम एवरीवन who came late, बट ठीक है. सभी लोग क्वेश्चन करो. नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. थिंग इज की 1.5 मिनट का टाइम लेना है तुम्हें और उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगी तो कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते जाना है. ठीक है. दैट इज आवर गोल. सो करो. यस. आस्था.
How are you? Okay. Any answers? मैं भी अच्छी हूँ। चलो आंसर्स बताओ सब लोग। ओके, सो एनी आंसर्स, एनीवन? चलो ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो ज्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन को डील करने हैं, ठीक है। सो आई विल गिव यू रिक्वायर्ड टाइम एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व. Now see what the question is. There is a 10 microcoulomb charge and that is getting divided into two parts, and these two parts are kept at a separation of 1 centimeter so that रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। डन। सो हमारे पास एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, हमने इसको तोड़ दिया दो पार्ट में, तो एक के पास Q1 चार्ज होगा, दूसरे के पास Q2 है, दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज का पीसेस है। डन डन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा गया है कि Q1 Q2 क्या होने चाहिए सो दैट इनके बीच में जो वैल्यू ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम। डन। यानी कि 10 माइक्रोकूलम को इस तरह से तोड़ा जाए कि जो फोर्स उनके बीच होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखो कोई भी सपोज कर लो चार्ज Q1 Q2 है, फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे, फोर्स लिखोगे K। ओके आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड। सो K Q1 Q2 बाई क्या लिखोगे, R² लिखोगे, ठीक है। अगर Q2 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस Q1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ 10 माइक्रोकूलम। अगर एक Q1 है तो दूसरा क्या होगा, 10 माइनस Q1। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, KQ1 10 माइनस Q1 बाई R का स्क्वायर, R इज ऑल्सो गिवन 1 सेंटीमीटर, सो 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब देखो इस फोर्स को हमें मैक्सिमाइज करना है, कोई भी फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन f(x) है, यानी कि एक कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जो x वेरिएबल के टर्म में है, अगर मुझे सपोज कर लो ये है kx³ प्लस 3x² प्लस px, कुछ ऐसा है ना। इसके लिए मुझे क्या निकालना है कि ये जो फंक्शन f(x) है वो x के कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, कौन से वैल्यू पे मिनिमम होगा। कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। जब 0 से इक्वेट करेंगे वी विल गेट सर्टेन वैल्यूज ऑफ x, सो x इक्वल टू x1 x2 x3 काइंड ऑफ, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फिर से डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करके ये आया है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यानी कि f(x) का डबल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे जो भी आएगा उसमें तुम x का वैल्यूज पुट करके देखो। अगर अगर डबल डिफरेंशिएशन x1 के लिए सपोज कर लो, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, जैसे इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3kx² प्लस 6x प्लस p, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 6kx प्लस 6। सो अगर x का वैल्यू x1 रखते हो और सपोज कर लो ये वैल्यू पॉजिटिव आता है, डन। सो जिस x के लिए डबल डिफरेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा उस x पे वो फंक्शन मिनिमम होगा, सॉरी या मिनिमम होगा, और जब नेगेटिव आएगा तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि d2f(x)/dx², जिस x के लिए ग्रेटर देन 0 है वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, मिनिमम, और जहां पे वो लेस देन 0 है वहां पे मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन क्या है, फोर्स है, काफी सिंपल फंक्शन है। डन। अब आप इसको सॉल्व कर दो।
सो फोर्स को डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है Q1, सो Q1 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो. इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, K बाई 10⁻⁻4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लो. सो यहाँ पे क्या है 10Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर. अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे Q1 के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 माइनस 2Q1. डन, ये आया. पहला स्टेप क्या है, इसको इक्वेट कर दो जीरो से. जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे Q1 का वैल्यू एक ही वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 5. अब देखो, अगर तुम बहुत ज्यादा लाइक इनटू द क्वेश्चन हो तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Q1 का सिर्फ एक ही वैल्यू आया है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स, तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम का ही केस है. ऐसे तुम डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो. इफ यू आर गोइंग टू डबली डिफरेंशिएट इट, यू विल गेट K बाई 10⁻⁻4 into -2, and this is negative, right? So if this is negative, डन, ये कांस्टेंट आया है जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है. यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ Q1 जो कि एक ही वैल्यू आया है 5, उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, सो Q1 अगर 5 है तो Q2 भी क्या होगा, 5 होगा. सो इफ Q1 इज 5 माइक्रोकूलम, Q2 इज ऑल्सो 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था, 10 माइक्रोकूलम. ठीक है, सो आंसर विल बी बी. आयुष का करेक्ट था. अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. सो जस्ट टेक 1 minute एंड लेट मी नो व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग. ओके, एवरीवन गेट इन्वॉल्व प्लीज, फास्ट. Not more than 1 minute, please. Yes, everyone. जयदीप, उदय, कौशिक, आयुष और सारे लोग जो भी प्रेजेंट हो. चेंदी, भावनगर, आई गेस. हार्दिक, महक. यस, आंसर्स प्लीज. कम ऑन, जस्ट नाउ मैंने डिस्कस किया है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब. So what is the question here? There are two charges, Q1 and Q2, and they are kept at a separation of distance d and placed in a medium of dielectric constant k. तो पहला केस क्या है, ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है. दो चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, d है. Now what second part of question is saying, what will be the equivalent distance between charges in air? दूसरा मीडिया क्या लिया गया है, एयर. सो यहाँ पे एयर को हम लोग वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वैल्यूज दिए हुए ना हो. सो नथिंग, नो वैल्यूज गिवन फॉर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. सो वैक्यूम की तरह ट्रीट करेंगे, 1 लिखेंगे. ठीक है, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फोर्स. यानी कि इस मीडिया में सपोज कर लो फोर्स F लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, तो इस मीडिया में भी दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, सो दैट फोर्स क्या लगेगा, F ही लगेगा. डन, यानी कि सपोज कर लो सेपरेशन आर है, फोर्स को क्या रखना है, सेम रखना है. डन, नाउ राइट फोर्स वैल्यूज इन बोथ केसेस. अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, फर्स्ट केस में फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या है, वैक्यूम है, एयर है. ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अब देखो एप्सिलॉन है यहाँ पे, एप्सिलॉन को क्या लिखा था हमने, अभी अभी लिखा था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर.
एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन की जो मीडिया उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यानी कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू के है. relative permittivity and dielectric constant both are same thing. So एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू. आई होप कुछ लोग अब आंसर तक पहुंच चुके होंगे. आंसर बताओ फटाफट बिफोर आई डू इट. ओके, माय वॉइस इज नॉट क्लियर. आयुष ने अभी मैसेज किया. सो किसी को सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज? Oh my god. Is this the case? Come on, guys, fast. Am I audible? महक, स्नेहा, हार्दिक, कोई भी बताओ. जयदीप. ओके, आयुष. आ रही है आवाज? ओके, ठीक है. सो Q1 Q2 यहाँ से कैंसिल करो. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया. मैं आंसर पूछ रही थी कि अब तक तो आंसर आ गया होगा. आर स्क्वायर क्या है, के डी स्क्वायर. सो आर का वैल्यू क्या होगा, के रूट सॉरी नॉट के रूट डी. मैं ऑपोजिट जा रही हूँ. आंसर विल बी व्हाट. यार सही से लिखो. अ, इसको ऐसे आर स्क्वायर है ना, तो क्या करोगे, इधर रूट लोगे ना, के डी स्क्वायर. सो आंसर विल बी डी रूट के. सो व्हाट विल बी द ऑप्शन करेक्ट, ए. डन, डी रूट के. तो ये टर्म, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कूलम्स लॉ के लिए. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन अगेन. ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड है. टेक 1.5 मिनट एंड लेट मी नो द आंसर. ओके, फास्ट. चलो, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी जल्दी होगा चीजें और सही से. सो डू इट नाउ. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ब्रेक करके लिखो और फिर सॉल्व कर दो. ध्यान से देखना, एक चार्ज प्लस है, दूसरा माइनस क्यू है. ठीक है, सो ठीक है, दे आर एट सर्टेन सेपरेशन. उनके बीच का फोर्स एफ है. 25% चार्ज कौन लूज कर रहा है, ए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज. और वो कहाँ जा रहा है, बी के पास, जो कि एक नेगेटिव चार्ज है. सो डू इट केयरफुली. यस, एनीवन. देखो तुम लोग इसको आसानी से करो. यहाँ पे तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है. डन. इनके बीच का सेपरेशन आर ले लो. ओके कृष्णा, इट सिम्स लाइक करेक्ट. थोड़ा सा रेशियो तुम्हारा ऑपोजिट जा रहा है. आई गेस कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, ध्यान से देख लेना. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर सेपरेशन है, इनके बीच का फोर्स एफ है. सो एफ फोर्स किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, एंड फोर्स इज अट्रैक्टिव क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. मैंने माइनस साइन यहाँ नहीं लिखा है, डायरेक्शन अट्रैक्टिव हो, सॉरी, टुवर्ड्स ईच अदर होगा. डन. सो फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आएगा. हो क्या रहा है, दिस इज लूजिंग इट्स 25% चार्ज, यानी कि 0.25 क्यू इट इज लूजिंग. सो फाइनली ए के पास कितना चार्ज बचेगा, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं तो ए के पास बचेगा 0.75 क्यू चार्ज, क्योंकि 25% इट हैज लॉस्ट. 25% का मतलब 25/100, 0.25
ऑफ टोटल चार्ज इट हैज लॉस्ट. सो 0.25 क्यू वो लॉस में चला गया. टोटल प्लस क्यू था, सो क्यू माइनस 0.25 क्यू बचा है अभी भी, दैट इज 0.75 क्यू. डन. नाउ लेट्स सी बी. बी के पास पहले कितना चार्ज था? माइनस क्यू. ये जो लूज किया वो बी के पास आएगा, यानी कि बी के पास कितना चार्ज हो गया? इतना. एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 0.75 क्यू. सो दोनों के पास मैग्नीट्यूड वाइज सेम चार्ज है. डन. अब आप फोर्स को लिखो, एफ डैश कितना होगा? के क्यू स्क्वायर इंटू 0.75 इंटू 0.75, क्योंकि हमने किया है 0.75 क्यू इंटू 0.75 क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट? आर स्क्वायर. सेपरेशन को सेम रखा गया, हमसे पूछा है फोर्स कितना हो रहा है अब. ठीक है. सो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ के बराबर है. एफ इंटू कितना आ रहा है हमारा? 75/100 इंटू 75/100. सो क्लियरली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. सो दिस इज दिस, 4 टाइम्स दिस इज दिस. सो सेम ये भी ऐसे ही कटेगा, है ना. सो 9/16. सो 9f/16. करेक्ट आंसर क्या होगा तुम्हारा? 9f/16. आयुष, यस, वेरी गुड. सो फाइनल आंसर इज व्हाट? इज योर 9f/16. आई होप इट इज क्लियर. सो ओम्स लॉ, सॉरी, कूलम्स लॉ को मैंने कवर किया इस तरह से. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास सपोज कर लो एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, क्या लिखते हैं? के क्यू बाई आर स्क्वायर. अगेन विल डिपेंड ऑन मीडिया. वैक्यूम है तो के का वैल्यू 1/4πε0. वैक्यूम नहीं है तो 1/4πε. डन. दैट इज इट. नाउ पॉजिटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है, सो आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा. अगर नेगेटिव चार्ज लिखते हो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टुवर्ड्स इट होगा, है ना. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सपोज पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है. सो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाता है? मैंने क्लास में भी बहुत बार रिपीट किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर फोर्स लगाता है? अपने डायरेक्शन में. यानी कि यहाँ पे इस प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फोर्स इधर लगेगा. और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज रखा हुआ है, तो वो फील्ड उस पे फोर्स लगाएगा. किस डायरेक्शन में लगाएगा? पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज में पे अपने डायरेक्शन से ऑपोजिट. तो ये याद रखना प्लीज. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में मैं ये समझाना चाहती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन देखकर, शेप देखकर तुम कैसे बता सकते हो कि यूनिफॉर्म फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म है. सो यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है कि फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. सेम विल अप्लाई टू मैग्नेटिक फील्ड. और अगर फील्ड लाइंस के बीच का स्पेस तुम्हारा क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि वो स्पेस में चेंज कर रहा है, और ये यूनिफॉर्म होगा. डन. तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को कैसे चेक करते हैं. डन. सो यहाँ पे डायरेक्शन का रोल आएगा और फॉर्मूला का रोल आएगा. सो डू दिस क्वेश्चन नाउ. टेक 1.5 मिनट, डू दिस. फर्स्ट, एनर्जी हाई रखो और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई रखो, तब गिवन टाइम में हो जाएगा. और प्रैक्टिस होनी चाहिए एनीवे. डोंट वरी, जस्ट डू इट.
ओके, एनीवन विथ आंसर? चलो ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ओरिजिन पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है और 2 सेंटीमीटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, और उसके लिए हमें 40 माइक्रोकूलम चार्ज को कहाँ रखना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। सो 2 सेंटीमीटर पॉइंट पे बिकॉज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन देखो। सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, and from positive charge electric field in this region will go like this, and in this space will go like this, it will come out, right? So ऐसा हुआ। अब देखो इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बिकॉज ऑफ 40 माइक्रोकूलम इट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है। अब देखो 40 माइक्रोकूलम को किधर रखोगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखेगा? अब आप ध्यान से देखो, वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। सपोज मैंने 40 माइक्रोकूलम को कहीं इधर रख दिया, सो अगर यहां मैंने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट के लिए तो इधर होगा, सो इट वोंट वर्क। तो मुझे कहीं अगर यहां भी रखूंगी तो भी दिक्कत है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मुझे ऑपोजिट चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर के बियॉन्ड रखना होगा, यहाँ कहीं रख देते हैं। सो अगर मैं यहाँ कहीं रखती हूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर पे इधर होगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज रिक्वायर्ड, राइट? सो यहाँ रख दो। अब कितने ओरिजिन से सपोज करो r डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। अब आप 2 सेंटीमीटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 10 माइक्रोकूलम लिखो। कितना लिखोगे? k इंटू क्यू, दैट इज 10, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होने चाहिए? k इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40 माइक्रोकूलम का 2 से डिस्टेंस कितना है? r माइनस 2 का स्क्वायर। सो दिस 2 शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डन, बिकॉज दे आर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें जीरो करना है। अब आप देखो ये क्या हो गया, r माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर हुआ? 16। सो दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी कि r माइनस 2 इज 4, r will be equal to 6 centimeter. So correct answer will be what? 6 centimeter. Okay. Question is very easy. Just direction thing है और formula. चलो now do this question. यहाँ पे भी तुम्हें basic क्या लगाना है? Formula ही लगाना है. A little bit of mechanics but very small thing. ठीक है, बहुत deep concept नहीं है. So again take your 1.5 minute and try doing it. चलो मैंने 2 मिनट दिया तुम लोगों को. Yes. Any answer? Question is too easy. देखो जितना लंबा क्वेश्चन दिखता है उतना आसान भी होता है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं.
ओके कोई नहीं। और देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने क्लास में भी करवाया है। तुम लोग चीजों को सही से फॉलो किया करो ना, तो कुछ भी नहीं है। सो देर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, यू कैन सी दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट, क्योंकि यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ पे जाकर एंड करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 8m/e, ठीक है, जहां पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन बेसिकली, इट इज हैविंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इस स्पेस को एंटर कर रहा है। डन। अब जैसे ही वो इस स्पेस को एंटर करेगा, क्या होगा उसके साथ, हॉरिजेंटल उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स किधर लगेगा उस पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाता है, अपने डायरेक्शन से ऑपोजिट। सो इस पे फोर्स लगेगा तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा क्या, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के साथ होगा ये कि उस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, उसके पास वेलोसिटी है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो हॉरिजेंटल तो वो चलता जाएगा, साथ साथ वो ऊपर भी थोड़ा बढ़ेगा, हॉरिजेंटल भी जाएगा ऊपर भी बढ़ेगा, हॉरिजेंटल भी जाएगा ऊपर भी बढ़ेगा, ठीक है। सो और फाइनली वो इस फील्ड से निकल जाएगा, कुछ ऐसे। तो हमसे पूछा है कि वो कितने एंगल से डेविएट हुआ। अब तुम सोचो कि जब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल कर आया थीटा एंगल से, सपोज कर लो उसकी वेलोसिटी v है, डन। सो v वेलोसिटी उसका उस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट दिख रहा है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट v cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। अब देखो, बिफोर एंटरिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रॉन के पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, और उस रीजन में एंटर करने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगा है, एक्सेलरेशन है उसके पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, नहीं, तो उसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी अनअफेक्टेड रह जाएगा। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने से पहले जो था वही उससे निकलने के बाद भी होगा, यानी कि v cos थीटा का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, v cos थीटा क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। Now what will be the value of v sin theta? So that we need to calculate, क्योंकि ये जो तुम्हारा है इस इलेक्ट्रॉन का वर्टिकल वेलोसिटी है और इसकी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है। ओके आयुष, आई गॉट वन आंसर, सो लेट मी टेल यू, यू आर करेक्ट, ओके, बहुत ही बढ़िया। सो वी वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, yes, that is your v sin theta here, and acceleration will be equal to what, force by mass, force is equal to what, qe, so q, that is e into 8m by e divided by mass, यही है ना acceleration, तो ये 8 हो जाएगा, acceleration is 8। now vy is v sin theta, so vy का वैल्यू कैसे निकालते हैं, vy हम लिखते हैं ना uy plus ayt, ठीक है। सो ये कितने टाइम में बाहर आएगा, सो यहाँ से यहाँ चलकर वो बाहर निकला है, यानी कि जब वो बाहर निकला है तब वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 मीटर, वर्टिकल कुछ किया होगा वो तो हमसे पूछा नहीं गया है। सो हॉरिजेंटल डिस्टेंस 1 मीटर कवर किया है, कितनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी रही है उसकी थ्रू आउट, 2 मीटर पर सेकेंड। सो वो बाहर जब आया होगा तो कितने टाइम के बाद बाहर आया होगा, यानी कि सपोज कर लो वो एंटर किया 0 टाइम पे, कितने टाइम पे बाहर आएगा, सो टाइम क्या लिखोगे, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज हाफ सेकेंड, है ना। सो यहाँ पे टाइम भी हमें पता है हाफ सेकेंड। अब आप देखो यू वाई तो 0 था, वी वाई यानी कि वी साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इंटू हाफ, एंड दैट इज इक्वल टू 4, डन। सो v sin थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 4, इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि थीटा क्या है, tan इनवर्स 2, दैट विल बी आवर आंसर। सो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मैकेनिक्स लगाना था थोड़ा सा, ओवर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कहने का मतलब कि जब वो अंदर चल रहा है ना, तो वो ऐसे गया है, ऐसे गया तो इतना हॉरिजेंटल कवर किया, इतना वर्टिकल, और सेम टी टाइम में किया होगा ना, तो टी टाइम निकालने का तरीका ये हो सकता है कि x बाई वी एक्स लिख लो, या फिर ये वर्टिकल डायरेक्शन का
डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, एस इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी, इसकी जरूरत है नहीं, एक्स दिया हुआ है, वी एक्स भी पता है, एक्सेलरेशन है नहीं एक्स डायरेक्शन में, टाइम निकाल सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई डिड। ओके, चलो नाउ वी विल लर्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। डन, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं, तो इट विल डिसाइड इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डन, सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं रखा हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में था। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि एरिया भी एक वेक्टर होता है। डन, और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द एरिया। इस एरिया पे नॉर्मल इधर ही होगा, सो यहाँ पे एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहाँ पे फ्लक्स सबसे ज्यादा मानते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर तुम्हारा ये वाला लाइन है, नॉर्मल टू द एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच का कुछ एंगल है थीटा। तो फ्लक्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं ई डॉट डी एस से, है ना, यानी कि ई डॉट ए, ठीक है। सो दैट इज योर ई ए कॉस थीटा। मैंने रेन का एनालॉजी भी लिया था, तुम लोगों को अच्छे से समझाया था। सो दिस इज द फॉर्मूला। सिंस दिस इज अ रिवीजन क्लास, हम लोग ज्यादा डीप में जा नहीं सकते। गॉसेस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस को कैसे निकालेंगे। डन, सपोज कर लो हमारे पास क्लोज सरफेस, अगेन रिमेंबर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस करने का मतलब मैंने वहां भी बताया था 3D सरफेस, ठीक है। सो दिस इज वट एवर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं गॉसेस लॉ, ये किसके लिए एप्लीकेबल है तुम लोगों को पता होगा? 3D के लिए, 3D फिगर्स के लिए। ये 3D फिगर है, सपोज कर लो इसके अंदर चार्ज Q1 है, यहाँ Q2। So what will be flux through this 3D surface, through this closed surface? So flux through closed surface किसके बराबर होता है? Q enclosed by epsilon naught। इस गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस है, ये जो 3D सरफेस है, इसके अंदर जो भी चार्ज है वही है तुम्हारा Q इनक्लोज। यानी कि हमारा गिवन सिनेरियो में फ्लक्स क्या होगा क्लोज सरफेस के थ्रू? Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 तो बाहर है। डन, सो इसकी वजह से इसके थ्रू कोई नेट फ्लक्स नहीं होगा। डन, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने पहले भी डिस्कस की थी, वो ये कि जो गॉसेस लॉ हम लिखते हैं ई डॉट डी एस ऐसा कुछ, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस होल इज अ फ्लक्स, राइट? दिस इज अ फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि उस सरफेस के अंदर चार्ज क्या है। लेकिन अगर इसको थोड़ा ब्रेक इन करो, अंदर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू यहाँ पे है वो इनसाइड चार्ज की वजह से भी होगा, आउटसाइड की वजह से भी होगा। जैसे ये Q2 चार्ज ले लो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला, तो देखो एक लाइन एंटर किया, एक लाइन निकल भी गया, इसलिए फ्लक्स Q2 की वजह से 0 है, लेकिन Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो फील होगा ना। डन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज, बट फ्लक्स इज ओनली बिकॉज ऑफ इनसाइड चार्ज, ये याद रखना। Now let's do this question. NEET 2023, 30 seconds. Everyone come up with the answer, please. 30 seconds. जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। यस, क्या आंसर आ रहा है? Electric flux through a closed surface depends on what? Area of the surface, the quantity of charge enclosed by the surface. फ्लक्स अभी अभी तो देखा ना तुम लोगों ने, ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस किस चीज पे डिपेंड किया? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। डन, सो शेप ऑफ सरफेस, वॉल्यूम इनक्लोज बाय सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस, यहाँ पे क्या टर्म है? क्यू इनक्लोज इज चार्ज इनसाइड सरफेस, एप्सिलॉन नॉट टॉक्स अबाउट मीडिया। सो कौन से मीडियम में रखा हुआ है और कितना चार्ज अंदर है, उस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सो बी। डन,
मतलब इन एग्रीगेट एरिया ऑफ द सरफेस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच चार्ज इज देयर विद इन इट। डन। चलो, ओके, डू दिस क्वेश्चन अगेन। इस तरह का क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हो। टेक 2 minutes और 1.5 minute and let me know what answers you're getting. Yes, be little wise, you will be able to solve it. Okay. Here you don't need to do calculation, you just need to apply your brain, like whatever idea you have of this topic. क्वेश्चन में क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है? Okay, let me explain it then. So what is given here? There is a cuboid of dimension 2L 2L. Done. Q is placed at the center of surface S. सरफेस S के सेंटर पे रखा हुआ है, ना कि क्यूबॉइड के सेंटर पे रखा हुआ है. हैविंग एरिया ऑफ 4L स्क्वायर. सो ये वाला सरफेस अज्यूम कर सकते हैं. इसका एरिया भी कितना है? 4L. सॉरी, दिस इज 2L 2L ना. सो दिस इज 4L स्क्वायर एरिया है इसका. सो इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q. नाउ इस चार्ज की वजह से ऑपोजिट सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? डन. अगेन देखो, ये जो चार्ज रखा हुआ है वो इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर नहीं है. अगर अंदर नहीं है तब हम लोग गॉसेस लॉ लगा नहीं सकते. डन. लेकिन तुम लोगों को पहले भी मैंने बताया है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि इस चार्ज को अंदर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जैसा तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन में क्यूबॉइड दिख रहा है, जैसा अभी स्क्रीन पे क्यूबॉइड दिख रहा है, सेम क्यूबॉइड अगर एक ऊपर से रख दिया जाए तो क्या होगा? जैसे देखो, यहाँ पे किया हमने सेम, ये वाला क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, सेम कॉन्फ़िगरेशन का क्यूबॉइड को ऊपर से रख दिया. अगर ऊपर से रखेंगे तो क्या बन गया? ये एक क्यूब बन गया, है ना, जिसका लेंथ 12 है, ब्रेथ 12 है, हाइट 12 है. डन. सो नाउ दिस इज अ क्यूब, और ये चार्ज उस क्यूब के कहा चला गया? सेंटर पे. ठीक है. सो नाउ इट इज एट सेंटर, और हमें फ्लक्स इसके थ्रू पूछा था. तो अगर अब ये क्यूब है, सिमेट्रिकल है, सबका सरफेस एरिया सेम है. इसका भी सरफेस एरिया क्या है तुम्हारा? 4L स्क्वायर है. इसका भी 4L स्क्वायर है. इसका भी 4L स्क्वायर है. ऐसे ऐसे 6 सर्फेसेस है. सबका एरिया सेम है, 4L स्क्वायर. और उसके सेंटर पे, उस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू है. सो इस बॉटम सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? टोटल क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? सो ई डॉट डी एस अगर लगाते हो तो लिखोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और ये टोटल फ्लक्स है थ्रू क्यूब, और ये फ्लक्स किससे बाहर आ रहा होगा? इन 6 सरफेसेस से. सो एक सरफेस से कितना होगा? अगर एक सरफेस की बात करो तो कितना होगा? 1/6 ऑफ दिस. सो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. ओके. सो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही हम लोग, अगर हमारा चार्ज सेंटर पे नहीं है, विद इन द सरफेस नहीं है, सॉरी विद इन द क्लोज सरफेस नहीं है, तो हमेशा कंसीडर करो कि क्या किसी तरह से उसको क्लोज सरफेस बनाया जा सकता है, एंड कैन बी अटेन सिमेट्री. तो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी मच इजीली. ठीक है. चलो, now this is another question and I will give just 1 minute for you to solve it. Do it now, let me know.
अप्लाई गॉसेस लॉ, ओके। कैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे? तुम लोग देखो, फ्लक्स क्या लिखते हैं, क्लोज, ये क्लोज सरफेस है ना, स्फीयर है, दिस इज ए 3D थिंग, डन। सो दिस इज अ क्लोज सरफेस। अब ये इसका सेंटर ओरिजिन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डन। कितना है तुम्हारा? ए इक्वल टू ए आर, यानी कि रेडियल वेक्टर के अलोंग है। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कुछ, डन। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसके थ्रू फ्लक्स है। इस फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? फ्लक्स तुम्हारा इसके सरफेस के थ्रू निकालोगे, डन। सो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है? स्फीयर के सरफेस पे आर का वैल्यू क्या है? ए, क्योंकि ये ए रेडियस का स्फीयर है। सो इसके सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू क्या लिखोगे? ए इंटू आर, आर का वैल्यू वहां पे क्या है? ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस इज कांस्टेंट एंड दैट इज ए इंटू स्मॉल ए, राइट। सो अगर फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और ये जो स्फीयर है इसका एरिया कितना होगा? 4πr²। और एरिया वेक्टर किधर होता है? नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। सो यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे? ई डी एस, ओके आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। सो ई डी एस कॉस 0 लिखोगे, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ई का वैल्यू लिख लो, ए इंटू ए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, टोटल सरफेस एरिया कितना है? 4πa²। सो फ्लक्स कितना मिल रहा है मुझे? 4πa³ दिस इज द फ्लक्स। एंड फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में हमें यही तो निकालना है। सो इसको इक्वेट कर दो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से। सो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्फीयर विल बी हाउ मच? 4πε0 a³a। So this is the answer. A is your answer. Okay. चलो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फॉर्मूला है जो याद रखना है, और मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है सो दैट तुम लोगों को हमेशा याद रहे। अब देखो तुम्हारा सॉरी, तुम्हारा अगर क्वेश्चन में अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, होलो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग होलो स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, इन तीनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा। एट इनसाइड पॉइंट, ऑन द सरफेस, एट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। एट इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, बिकॉज देर इज लाइक जो भी है, अगर ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, जो भी चार्ज दोगे सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। हॉलो स्फीयर है तो चार्ज ऑब्वियसली सरफेस पे ही रहेगा। सो अगर चार्ज सरफेस पे है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। फ्रॉम द गॉसेस लॉ, अगेन वी हैव डन दिस थिंग्स बिफोर, बट अभी के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है। एट इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। ऑन द सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? kq/r², where r is the radius of that sphere and q is charge on the surface of a sphere, ठीक है, और चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर, डन। E एट आउटसाइड पॉइंट क्या होगा? E इक्वल टू होगा kq/r², where r is what? Distance of that outside point from the center, and this was on the surface, this. So this is the formula, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बच गया, वो है तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। एट इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये है तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो इसके चार्ज सरफेस पे नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। सो
इसके इनसाइड पॉइंट पे कोई भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट. रो इज व्हाट, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, where r is the radius of this sphere. Okay, and again on the surface अब सेम चीजें होंगी जैसा कि पहले हमने पढ़ा, के क्यू बाई आर स्क्वायर. आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगेन सेम एज बिफोर, के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर. सो बस एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट फॉर इनसाइड पॉइंट इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. ठीक है, आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा. जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ, टेक 30 सेकेंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. यस, फास्ट. Come on. What will be the answer? Insulating solid sphere, यानी कि this is your non-conducting solid sphere. So electric field with R will vary as what? Like for that, what will be the correct graph? You people are disappointing me now. जल्दी से बताओ क्या होगा. अगर तुम्हारा R का वैल्यू लेस देन R है, ओके कृष्णा, वेरी गुड. या if R is less than R, electric field क्या होगा, रो R by 3 epsilon naught. That is electric field is directly proportional to R. That is a straight line. Done. So R equal to R से पहले तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. यहाँ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे है बट E कांस्टेंट दिख रहा है. E कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे जैसे R चेंज होगा E चेंज होगा. सो नॉट दिस. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो. और इस क्वेश्चन का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को कर लेना. कल के क्लास में वी विल मीट अगेन एंड कुछ फॉर्मूलाज और रिवाइज करवा दूंगी. उसके बाद वी विल सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम पोटेंशियल. ठीक है, थोड़ी एनर्जी और हाई रखो सो दैट वी कैन सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन. डन. इस क्वेश्चन को हम लोग कल के क्लास में फिर करेंगे भी, बट मोर बेटर इफ यू पीपल कम विथ द सोल्यूशन, और मोर बेटर इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट. ओके, चलो तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो. और एनीवन हैज एनीथिंग टू से रिगार्डिंग की रिवीजन में क्या होना चाहिए, और एनीथिंग यू वांट टू कन्वे. चलो लेट मी नो फास्ट. ओके, नथिंग. ठीक है, फिर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टाइम. आई मस्ट थैंक यू ऑल फॉर दिस, क्योंकि तुम लोग टाइम से कभी आते नहीं हो, बट आज के क्लास में तुम लोग काफी टाइम से थे. सो थैंक यू फॉर दैट. और कल के क्लास में भी कंटिन्यूटी को मेंटेन करो. डू कम. एंड इवन इफ तुम लोग लाइक अभी तो प्री बोर्ड से आए हो, काफी चीजें पढ़कर भी आए होगे, सो मेमोरी में तुम लोगों के काफी चीजें हैं. सो दिस रिवीजन विल रियली हेल्प यू. कम एंड वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस टुमारो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड stay safe, stay healthy, stay positive, keep solving questions, keep revising. Bye bye, take care.